Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. कहाँ तक उन्होंने डिस्कस किया था? अच्छा, पावर स्टार्ट करें। Good morning, sir. Good morning. अब देखिए पावर, अगर हम लोग पावर के बारे में बात करें तो पावर की सिंपल डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैं लिख रहा हूँ नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेक। ठीक है, इसको हम लोग वर्क डन क्या है? आपका एनर्जी है। Yes. ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? Joule. और टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट है। और जो आप लोगों को पावर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? ऋतिक, Vector. Vector है sir. वेक्टर है। ऋतिक, यस सर। स्केलर और वेक्टर? वेक्टर है सर। वेक्टर है। अर्जुन? सर पता नहीं। स्केलर याद रखिए। ठीक है सर। क्योंकि वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है। पता है ना ये सब चीजें? ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस सर, यस सर। सर वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट तो सर वो है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, हम लोग जो वर्क डन लिखते हैं बिल्कुल बेसिक को याद कीजिए। मैंने क्या लिखा था? स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds। याद आ रहा है? यस सर। ये लिखा था ना? Yes, sir. यस मैंने बीच में क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट लिया है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर या वेक्टर? Scalar. स्केलर सर। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं। आपका वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे पावर को समझते हैं। आगे मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसको मेरे को किसी h हाइट पे ले जाना है। ठीक, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा ना इसको उठाने के लिए। यस ठीक सर। है, तो मैंने कहा कि अगर ब्लॉक को किसी h हाइट पे ले जाना है तो मेरे को कितना वर्क डन करना है? 100 जूल। मैंने सपोज कर लिया कि मेरे को इसको उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 100 जूल। ठीक है, मैंने भी 100 जूल का वर्क डन किया और अर्जुन ने भी 100 जूल का वर्क डन किया, लेकिन मैंने कितना टाइम लिया? 5 मिनट। अर्जुन ने लिया 1 सेकेंड। दोनों का वर्क डन सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो पावर किसका ज्यादा हुआ? मेरा। इसमें टाइम इसका कम टाइम लगा। कम हुआ। आगे समझे सर। कि हम लोग पर सेकेंड कितना वर्क डन कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर। Power. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका आएगा जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिक, वहां पे भी यही मतलब होता है कि पर सेकेंड कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, उसी को हम लोग वॉट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ये बताइए कि अगर मेरे को एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मैं एवरेज क्या लिखता हूं? जैसे कि एवरेज पावर निकालना,
तो मैं क्या लिखूंगा, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक मिनट, Yes. सॉरी, बिल्कुल बेसिक को याद कीजिए। जैसे कि हम लोग वी एवरेज निकाल रहे थे, एवरेज स्पीड, तो मैं क्या लिख रहा था, नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालना था तो मैं क्या कर रहा था, ds/dt। dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। याद है, हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर रहे थे तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रही थी। उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पे p इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिखूंगा, स्मॉल वर्क डन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन। ठीक है, स्मॉल वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, स्मॉल F वर्क dot डन ds f डॉट ds डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ds डिवाइडेड बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। velocity तो f डॉट d आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। सर कल आपने एक न्यूमेरिकल दिया था, उसका आंसर क्या है? आपने करा दिया क्या? आई थिंक शायद मैंने लेट ज्वाइन किया। 1655 आवर। अच्छा, लास्ट वाला न्यूमेरिकल नहीं हुआ, एक बार जब Yes, क्लास sir. एंड हो जाएगी तो मेरे को याद दिलाइएगा, मैं उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लूंगा। ओके सर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुआ, f डॉट p, फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यस सर। चलिए अब सिंपल से न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है 2 kg का और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.5, आपने फोर्स लगाया 30 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय 30 न्यूटन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब कौन सी पावर निकालनी है मेरे को, इंस्टेंटेनियस। continuous चलिए चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से। माइक को म्यूट कर दीजिए, किसकी आवाज आ रही है पीछे बैकग्राउंड से। कि इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, f डॉट। 600। हाँ सही है,
मेरे को F पता है 30 न्यूटन, मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी t = 2 सेकंड, और ये आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले FBD बनाइए, एक्सीलरेशन निकालिए, और एक्सीलरेशन के हिसाब से वेलोसिटी निकालिए t = 2 सेकंड पे। आंसर होगा 600 वॉट। Yes, sir. Done. 600. चलिए FBD पे आ जाइए। 30 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, म्यू 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो देखिए ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 30 - 10 20 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। t = 0 पे पार्टिकल की स्पीड आपको 0 है। अगर गिवन नहीं है तो मैं 0 मानूंगा, ठीक है, कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे v = u + at, u तो 0, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 × 2 20 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल पे जो 30 न्यूटन का फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और पार्टिकल भी कहाँ मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 0. cos 0 की वैल्यू 1. 1. क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए। अब देखिए हम लोग घर में क्या करते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें वाटर पंप लगाना है तो हमें सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि हाँ इतने HP का मोटर चाहिए मेरे, ठीक है। मेरे को उसको बताना पड़ता है कि कितने पावर की मोटर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ये वाटर है। जो हम लोग पाइपलाइन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वाटर जो अर्थ में है 20 मीटर बिलो है, ठीक है। तो जो हम लोग पाइपलाइन उसके अंदर डालेंगे वो 20 मीटर का ही लेंगे कि उससे ज्यादा लेते हैं, ज्यादा। उससे ज्यादा, क्योंकि टाइम टू टाइम वो लेवल नीचे चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कह दिया कि मैंने जो पाइपलाइन ली वो आपकी 20 मीटर की, ये पाइपलाइन जो अर्थ के अंदर मैंने डाल दी, ठीक। अब यहाँ पे आपने वाटर टैप लिया, ये मान लीजिए, ठीक है। अब मैं पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा कि मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने कहा कि यहाँ पे जो वाटर टैप है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को पता है कि घर में कौन कौन से वाटर टैप लगाए हैं, तो मेरे को उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है। तो मैंने कहा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से जो पानी निकले वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को यहाँ पे एक मोटर लगाना पड़ेगा, आपने मोटर लगा दी, ठीक है। अब आपको इस मोटर की पावर निकालनी है, फाइंड मिनिमम पावर रिक्वायर्ड बाय द मोटर। कीजिए, ट्राई कीजिए, फाइंड मिनिमम पावर रिक्वायर्ड
बाय मोटर। सर मास वगैरह कुछ और दे रखा है क्या? ये सब आपको पता होना चाहिए। सर ये एरिया कितना है सर? 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर क्या लिखा है? 0.1 मीटर स्क्वायर। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ। ये तो पता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए वाटर के केस में। देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर ट्राई कीजिए। यहाँ सर पे 200 किलोवाट। नहीं, गलत है। देखिए जो मोटर है वो दो चीजें कर रहा है, एक तो वाटर को किसी हाइट पे लेकर आ रहा है और उसके बाद उसको वेलोसिटी भी दे रहा है। दोनों चीजें चाहिए मेरे को, ठीक। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? मोटर, ठीक है। और पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर की डेफिनेशन है एनर्जी पर सेकंड। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड ना, कि पर सेकंड कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बस ये हिंट है। अब कीजिए ट्राई, अब आ जाएगा, थोड़ा सोचिए। 20 किलोवाट। नहीं नहीं, गलत है। गलत। 500 किलोवाट। नहीं, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये माइक से आवाज आ रही है, प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, नहीं तो यहां से मैं हर एक को म्यूट कर दूं। सर 200 किलोवाट। गलत है, कैलकुलेशन गलत हो रही है बच्चे की। 250 किलोवाट। हाँ सही है, 250 किलोवाट करेक्ट है। चलिए देखिए, यहां से जो पानी निकल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, ठीक। इसका मतलब एक सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर, ठीक है। मेरे को पर सेकंड के बारे में बात करना है, ठीक है। एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। डेंसिटी आपको पता है, ठीक। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1000 kg
मैं 1 सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ, पर सेकंड क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरे को। पर सेकंड इस मोटर को कितना मास ऑफ वाटर को ऊपर उठाना पड़ेगा? 1000 kg। हर 1 सेकंड इसको इतना काम करना है कि 1000 kg वाटर को ऊपर उठाना है, ठीक, और उसको वेलोसिटी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया, अभी लेना, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है mgh, क्योंकि उसको ऊपर उठाना भी है, और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। यही क्या है, एनर्जी पर सेकंड। और एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पावर। तो देखिए mgh अभी आपने निकाला 1000 इंटू जी की वैल्यू 10, कितना हाइट ऊपर उठाना है 20 मीटर, प्लस हाफ m की वैल्यू 1000 इंटू बी स्क्वायर 10 स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए कितनी आ रही पावर, ये सर 250 आ रही है, 250 किलो। 250 किलोवाट। क्लियर है? कहीं पे कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। मैं प्रीवियस स्लाइड कर देता हूँ। सर इसी सिस्टम में एक सिंगल पाइपलाइन से वी आर कनेक्टिंग मल्टीपल टैप्स, तो उसमें पावर डिफरेंट हो जाएगी? नहीं, पावर तो उतना ही रहेगा ना हमारा, क्योंकि वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल अगर 4-5 और लगा रहा हूँ तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी मेरे को देखनी पड़ेगी। ओके सर। तो सर उसकी जैसे इस स्टेप में से 10 मीटर पर सेकंड से वाटर आ रहा है, तो अगर 4 टैप्स लगाते हैं तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी? मेरे को वो देखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी तो रिड्यूस होनी है। सिंपल करंट मान लीजिए, ये करंट है, और आगे जाने के बाद ये करंट क्या हो रहा है, 4-5 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। यस सर, ओके। क्लियर है? यस सर। यस। पावर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके मॉड्यूल में 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट से, सब एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या है, मैंने कहा कि एक कार है, d is equal to 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और इसका मास आपको दिया हुआ है स्मॉल m। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इंजन is providing constant power to the car. Find speed of car as a function of time. कल आप लोगों का डाउट सेशन है वर्क पावर एनर्जी का। जो कोलिजन वाले क्वेश्चन हैं और जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन हैं उसको अभी मत कीजिएगा, ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास में मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल इसका डाउट सेशन लूंगा मैं, इवनिंग तक टाइम बता दूंगा कितने बजे डाउट सेशन होगा, ठीक है।
अंडर रूट PT बाय एम। अंडर रूट PT बाई एम या 2 PT बाई एम? सर PT बाय एम आ रहा है मेरा तो। नहीं 2 आएगा, 2 आएगा, देखिए कहीं पे गड़बड़ हुआ। सर अंडर रूट 2 PT बाई एम। हाँ सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो इंजन है वो कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर भी P के इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू F डॉट V। मेरे को ये बताइए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? सर 180। 0। 0 है सर। 180 होगा तो कार आगे कैसे मूव करेगी? अच्छा हाँ। है ना, कार पावर प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं आगे जाना चाहता हूँ कार को पीछे ले जाएगा इंजन, ठीक है। दोनों सेम सर डायरेक्शन लेकिन मैंने आपसे उस दिन वो क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था कि कार तो फ्रिक्शन की वजह से मूव करती है जो रोड फोर्स लगाता है। अब फिर से पूछिएगा, ठीक। अभी ऐसे मिस कॉन्सेप्ट वाले बातें मत कीजिए तो दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्वेश्चन फिर से पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। तो F डॉट बी, ये सिंपल क्या हो जाएगा FB, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, P डिवाइडेड बाई B। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dV ओवर dt इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V। तो ये क्या हो जाएगा NV dV इज इक्वल टू P dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। T इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, T इज इक्वल टू T पे वेलोसिटी V है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P इंटू T। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या आ गया 2pt डिवाइडेड बाई m, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है? अगर मेरे को इस क्वेश्चन में दिया रहता फाइंड स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं कहां पे चीजें चेंज कर देता, एक्सेलरेशन को क्या लिख देता dV ओवर dx। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए होंगे, 4-5 लगातार क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, नोट कर लीजिए। फिर लोग सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करते हैं। सर हो गया। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, जब आपको इंटरेक्ट करना हो तब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। देखिए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। रोटेशन स्टार्ट हो गया आज से। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। अभी तक तो हम लोग जब लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, मतलब कि पार्टिकल आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा था या तो 2 डायमेंशन मोशन कर रहा था, तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, ठीक। ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है m मास का, ठीक है। इस पे आपने फोर्स प्रोवाइड किया और ये क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ,
जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे सिस्टम का मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तभी तो ये बिल्कुल बैलेंस कंडीशन पे है, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को पकड़ा हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पकड़ता तो ये ऐसे कर जाता, ठीक है, तो मैंने सेंटर ऑफ मास को नहीं पकड़ा हुआ। तो सिमेट्रिकल सिस्टम में आपको हमेशा पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट जहां पे पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। अब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात कर, मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। मैं सेंटर ऑफ मास को देखूं तो मेरे को क्या नजर आएगा, ये बॉडी तो लीनियर मोशन कर रहा है, तो मैं F इज इक्वल टू सिंपल क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। याद कीजिए, आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो बुक में हमेशा जब भी एफबीडी बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि जो भी सिस्टम है उसको हम लोग एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे, है ना। हम लोग पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद एफबीडी ड्रॉ करते हैं, यही कर रहे थे ना, ठीक है, जो भी एफबीडी है। तो जो पॉइंट बनाने का मतलब ही क्या है, मैंने सेंटर ऑफ मास बना दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे वर्डिंग यूज नहीं की थी कि सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन में आ जाऊं, ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक। मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स ले लूं, ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं हर एक पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है r1, ये डिस्टेंस है r2, r3 और ये r4। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, r3 ओमेगा, r4 ओमेगा, ठीक है। अगर सिस्टम रोटेशन में आ जाता है तब मेरे को सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में बात करूं तो हर एक की वेलोसिटी आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आया हमारे पास कि हर एक का वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक्सीलरेशन भी अलग होगा क्या, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो दो चीजें आती हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल ए पॉइंट की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात करूं तो क्या लिखूंगा, r1 ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर होता है। और अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है, r अल्फा, मतलब कि r1 इंटू अल्फा। उसी तरीके से बी पॉइंट का at कितना हो जाएगा, r2 इंटू अल्फा, और ac कितना हो जाएगा, r2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r ओमेगा स्क्वायर, r2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं हो रहा था लीनियर मोशन में। अगर मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट ले लूं, ये मैंने कहा हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा, ये क्लियर है ना। लीनियर मोशन में सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे होंगे आगे और हर एक का एक्सीलरेशन सेम होगा, तो लीनियर में सेंटर ऑफ मास का कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाता, ठीक। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक, इस पेन को आपने फेंका, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करता हुआ ऐसे जा रहा होगा, ठीक। तो मैं पेन पे दो मास को देखता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये m1 मास है और ये m2 मास है, इसको आपने एक रॉड से जोड़ दिया, ठीक है, और इसको आपने थ्रो किया तो ये रोटेट करता हुआ जा रहा होगा, ये m2 हो गया, ये m1 हो गया, कुछ देर के बाद ये ऐसा हो चुका होगा,
ये M2, ये M1, फिर ये ऐसा हो जाएगा M1 M2, फिर ये ऐसे M1 M2। ठीक है, ये मैंने पेन को थ्रो किया है, पेन ऐसे ही हो रहा है ना, ये जा रहा है ऐसे रोटेट करता हुआ ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ M1। मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, मैं M1 मास की एनालिसिस करना चाहता हूं, तो मैं इसकी ट्रेजेक्टरी अगर देखूं तो कुछ ऐसा है ना। अगर मैं M2 की ट्रेजेक्टरी देखूं तो M2 की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी, ये कोई भी एक कर्व को शो कर रहा है क्या? ना ही पैराबोला है, ना ही इलिप्स है, ना ही हाइपरबोला है, ना ही सर्कुलर है, ना ही लीनियर है। ठीक है, ये किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर, ठीक। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखूं, M1 M2 एक रॉड है तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा, ठीक। मैं सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर, सेंटर ऑफ मास को आप लोग देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ ले रहा होगा, देखिए, है ना। तो इस वाले केस में अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखूं तो आपको बिल्कुल इसकी ट्रेजेक्टरी साफ साफ नजर आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन में दो चीजों की एनालिसिस करते हैं। हम लोग सबसे पहले किसकी एनालिसिस करते हैं, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास कर क्या रहा है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M1 M2 क्या कर रहा है, थोड़ा लॉजिकली फिर थोड़ा सा सोचिएगा। मान लीजिए मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, ठीक है, ऑब्जर्वर कहां पे है, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया इसका मतलब ये क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन, ठीक। मैं तो इस वाले M1 को देख रहा हूं, ठीक है, मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं और इस M1 को देख रहा हूं, तो ये तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये M1 तो इसको रोटेट करता हुआ नजर आएगा, नहीं आया समझ में, थोड़ा लॉजिकली सोचिए। आ गया मैं सर। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। पहला पार्ट क्या है, मैं किसकी एनालिसिस कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास मेरे को क्या करता हुआ नजर आ रहा है, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं M1 को देख रहा हूं, ये देखिए ऐसा हो रहा है ना, एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसा रोटेट करते हुए पेन आपका नीचे जाना है, ठीक। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो ये तो रेस्ट पे हो गया ना, ठीक है, ये रेस्ट पे हो गया, लेकिन ये तो ऐसे रोटेट कर रहा है, आया समझ में, ठीक। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मैंने सबसे पहले किसकी एनालिसिस की, सेंटर ऑफ मास की। तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर, ठीक है। ये क्वेश्चन को ब्रेक करने से हो गया, ठीक, इसलिए सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीजें अभी और क्लियर होंगी, जैसे हम लोग प्योर रोलिंग इन सबसे के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो जो भी चीज समझ में आएगी एक दो लाइन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अच्छा ये बताइए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो भी रिजिड बॉडी है, कोई सी भी रिजिड बॉडी, ये एक रॉड क्या थी, एक रिजिड बॉडी थी ना, ये रिजिड बॉडी है, ठीक। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं सिस्टम पे,
वो पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में या तो रोटेशन कर रहे होंगे या तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे होंगे। ये क्लियर है? इसके अलावा कोई अलग चीज नहीं आ सकती। सोच के देखिए, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, लीनियर मोशन में आ जाइए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे होंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं रोटेशन को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो लिख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑल पॉइंट्स ऑन अ सिस्टम will perform circular motion or straight line motion. Will perform circular motion or straight line motion. दोनों के एग्जांपल आपके पास। क्लियर है यहां तक? यस सर। जैसे कि मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, एक m1 मास है, एक m2 मास है, ये ओरिजिन है। हम लोग पोजीशन वेक्टर जो डिफाइन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ओरिजिन कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं कि ओरिजिन मैं किसको लूं, ताकि क्वेश्चन मेरा इजी वे में सॉल्व हो जाए। या तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ओरिजिन किसको लेना। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज दी होगी। अगर ओरिजिन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं ओरिजिन कहाँ पे मानूं, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ओरिजिन क्या है। ठीक, तो मैंने कहा कि यहाँ पे दो मास हैं m1 m2 और मैंने ओरिजिन डिसाइड के लिए ये है। पोजीशन वेक्टर अगर मेरे को डिफाइन करना है तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में m1 मास कहाँ पे है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में m2 मास कहाँ पे है। ठीक, इसको मैंने कहा ये r1 पोजीशन वेक्टर है और ये क्या है आपका r2 पोजीशन वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है? सेंटर ऑफ मास RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख रहा हूं तो x1 y1 का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर को अगर मेरे को लिखना है तो मैं r1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताइए? वेक्टर पढ़ा रहा हूं, r1 क्या लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। मैंने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो r2 वेक्टर क्या लिखूंगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यहां तक क्लियर है? आपने पोजीशन वेक्टर लिख दी। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एक i का कोफिशिएंट मतलब कि x का टर्म आएगा और एक y का टर्म आएगा। ठीक है, तो मैं अब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास एक्सियम। आपको फॉर्मूला पता है सभी लोगों को, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे अगर और भी मास हुए तो डिवाइडेड बाय टोटल मास। उसी तरीके से YCM, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 so on divided by total mass। उसी तरीके से अगर z कोऑर्डिनेट भी हुआ तो ये कितना हो जाएगा? m1 z1 m2 z2 so on divided by total mass। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला तो सबको आता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करो।
तो किसी मास को भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब देखिए एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं। इसका कॉन्सेप्ट होने के बाद बताऊंगा इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक है सेंटर ऑफ मास निकालने का। जैसे कि अगर हमारे पास दो मास हैं m1 और m2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है r। अब मेरे से पूछा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए? इन दोनों के बीच में। यस सर। बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर दोनों मास इक्वल होंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो अगर दो मास हैं तो मैंने क्या किया, दो मास है, अभी मैंने कहा था कि ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो अगर दो मास सिस्टम है तो मैं ओरिजिन किसको मान लूं? किसी भी एक मास को ओरिजिन पे मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, m1 को ही किस पे मान लिया? ओरिजिन पे। ठीक, m1 आपका ओरिजिन पे है। ये बताइए m1 m2 ये जो क्वेश्चन है इसमें y कोऑर्डिनेट होगा क्या सेंटर ऑफ मास का? नहीं सर। नहीं ना, ये तो x एक्सिस के अलोंग ही लाई करेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, YCM इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग आते हैं XCM पे। XCM क्या क्या फॉर्मूला लिखा था? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 x1, जो m1 मास है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे है? 0। जीरो। ओरिजिन हुआ है तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो यहाँ पे m2 x2 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में m2 मास कितने डिस्टेंस पे है? R. आर। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको मैंने r1 सपोज किया, एक्सियम को मैंने r1 सपोज कर लिया। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? r1। क्लियर है? ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपने मान ली r2, तो r2 वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r माइनस r1, तो r माइनस r1 m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1r प्लस m2r माइनस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m2r कैंसिल हो गया, ये आ गया m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये r2 आ गया। क्लियर है? m1 r1 कितना है? m1 r1 कीजिए, m1 m2 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 r कितना है? m2 इंटू r2। सर ये M1 R1 वाला समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई करना, r1 निकाल चुके हैं ना, हाँ यस सर। बस हाँ इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए यही चीज आएगी। अभी मैं सिंपल मैथ्स बता रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि है क्या। क्लियर यहाँ तक? Yes, ये sir. देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है, m1 r1 और m2 r2। तो मैंने क्या लिखा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2।
यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए फिर बता दो कि ऐसा किया क्यों। हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर M1 M2 है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, ठीक। और ये जो सेंटर ऑफ मास है M1 से डिस्टेंस कितनी है R1, और सेंटर ऑफ मास की M2 से कितनी डिस्टेंस है R2, ठीक है। ये जो M1 M2 है ये तो रेस्ट पे रखे हुए हैं ना, ये रखा हुआ है M1 M2, मैंने ऐसे दो मास लिए ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आया, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 से कितनी डिस्टेंस पे है R1, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M2 से कितनी डिस्टेंस पे है R2, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर M1 M2 रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर है, 2 दिन के बाद आया तो आपने कहा सेंटर ऑफ मास तो कहीं और चले गया दूसरे रूम में, वो वहीं पे रहने वाला, ठीक है, क्योंकि M1 M2 वहीं पे रेस्ट पे, ठीक। तो आपने क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये है कॉन्सेप्ट कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो M1 R1 और M2 R2 इक्वल होंगे, ठीक। थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में M1 मास कहां पे है? आपके Origin. रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और M2 मास कहां पे है? आपके रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितनी भी चीजें लेफ्ट डायरेक्शन में हैं उसको एक तरफ रखिए, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितनी भी चीजें राइट डायरेक्शन में हैं उसको एक तरफ रखिए और इक्वल कर दीजिए, ठीक है। और समझते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल करवाना है मेरे को, ठीक। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पोजीशन पे है, और मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम में 10 मास हैं, M1 M2 M3 M4 M3 ऐसे करके M10 तक, ठीक। मैंने कहा कि M1 से लेके M5 तक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। और M6 से लेके M10 तक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, वो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में जितनी भी चीजें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी उन सब का मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस के साथ, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M3 R4 ऐसे करके, और जितनी भी चीजें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी उन सब का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया है लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये नहीं पता। यहां तक नोट कीजिए, फिर से समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद जब न्यूमेरिकल पे आएंगे। अपने वर्डिंग में जो भी लिखना है इसको लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऋतिक, सागर को भी बोलिए थोड़ा फ्रेम में आए, ठीक है, वो छुपे हुए क्यों रहते हैं? ये सर छुपा हुआ जान पूछ के आता, पढ़ना नहीं चाहता। फ्रेम में बैठिए। अर्जुन समझ में आया? यस सर। ठीक है। आप लोगों को पक्का?
अंकुश सर हो गया। चलिए चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो अभी हमने सीखा इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे। अगर दो मास हैं m1 m2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r दी हुई है तो m1 के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r1 डिस्टेंस पे है ना m1 के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला r1 इज इक्वल टू m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। फॉर्मूला याद करने का तरीका ही अगर दो मास होंगे तो एक मास को आप क्या मानिए ओरिजिन पे मान लीजिए तो जो दूसरा मास बचा उसको लिखेंगे और इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है और इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। चलिए पहला न्यूमेरिकल 2 kg and 4 लिखे क्वेश्चन if 4 kg is shifted by if 4 kg is shifted by 4 meter right 4 meter right then what distance 2 kg must be shifted so that center of mass will shift by 1 meter towards right क्वेश्चन क्लियर है कि ये दो मास दिए हुए हैं 2 kg और 4 kg। मैंने कहा कि 4 kg को मैंने कितना शिफ्ट कर दिया 4 मीटर। ठीक है मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां पे था कहीं पे। अब न्यू केस में सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया 1 मीटर। अब नया सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। ठीक है तो 2 kg को मेरे को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास 1 मीटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है 5 centimeter towards right, towards left. ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्लियर है ना। नो सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 4 kg को 4 मीटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूं और सेंटर ऑफ मास आपका 1 मीटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा पहले ये बताइए दो मास सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा ना और तो कहीं लाई नहीं करेगा। ठीक इसका मतलब इसका YCM होगा क्या नहीं इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा XCM। ठीक है तो XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass यही होता है ना। ठीक इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा dxcm is equal to m1 dx1 plus m2 dx2 divided by m1 plus m2। ये समझ में आया। हम लोग करते हैं ना PV is equal to nRT। सर डिफरेंशिएट क्यों किया क्या क्या डिफरेंशिएट क्यों किया सर
अरे रुकिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया, अब ये फॉर्मूला निकाल दूंगा, ठीक है। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये तो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड, इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। ये करते हैं ना, बहुत बार किया होगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स1 की जगह डी एक्सएन, x1 की जगह डी x1 और x2 की जगह डी x2। मास कांस्टेंट है, मास वेरिएबल नहीं है, उसको नहीं करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए, dx का मतलब क्या होता है, देखो बेसिक क्या रहेगी, dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे d की जगह क्या लिख रहा हूं, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा। मैं चेंज को डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब आयसन में क्यों किया था डिफरेंशिएट, यस सर। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले याद करने की आदत है ना, तो पता नहीं चलता, कोई याद तो कर लिया फॉर्मूला, वो आया क्यों, उसको ऐसे ही करके करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए तो मैं इसको एक स्टेप 10 सेकंड लगेंगे, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन कितना चेंज कर रहा है, 1 मीटर, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन को मैंने क्या माना, प्लस, और लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो डेल्टा एक्सियम, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितने से चेंज हो रहा है, 1 मीटर से, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस, इज इक्वल टू m1 मास क्या है, 2 kg। डेल्टा x1 मेरे को नहीं पता, ये तो निकालना है कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज करनी पड़ेगी, प्लस 4 kg। 4 kg को मैंने कितना शिफ्ट किया था, 4 मीटर से, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए यहां से कितनी वैल्यू आ रही है, 5 मीटर इन लेफ्ट आ रहा है, -16 डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा x1 आ रहा है आपका -5 मीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट। तो मेरे को 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन। आगे समझी। यस सर। अब इसमें जितने क्वेश्चन बनाने हैं बना लीजिए, इसी क्वेश्चन में कहीं और प्रैक्टिस करवानी होगी तो मैं क्या कह दूंगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, उसी पोजीशन पे है। 4 kg को मैंने 4 मीटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपका उसी पोजीशन पे है, तो 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा एक्सियम कितना हो गया सेकंड केस में, 0। सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे। आगे समझे। यस सर। जैसे क्वेश्चन करवाऊं क्या, यस सर। नहीं सर, आ गया। नहीं सर, आ गया। बस ठीक है, नोट कर लीजिए। सर कल सिर्फ डाउट सेशन ही है। हाँ, सिर्फ डाउट। सर वो वाला न्यूमेरिकल आप अभी करवा रहे हो या कल ही करवाओगे फिर? कल ही पूछ लीजिएगा, कल ही बता दूंगा। नहीं सर, हो तो गया है, एक्चुअली आंसर चाहिए था बस। 16/5 ये आंसर है। ओके सर, ठीक है। ये तो कल ही बता दिया आपने। दूसरा क्या? क्वेश्चन पूछा था आपने कल कि वो सेंटर से कब निकलेगा, वो क्वेश्चन बताया था आपने कल को ही। हाँ हाँ, तो आप बताएंगे, ये मैंने पूछा था, आपको बताना है। कहीं नहीं मिला मेरे को इसका रीजन। हाँ, नहीं पता, नहीं मिला मेरे को इसका रीजन। नहीं मिला। मैंने ढूंढने के लिए थोड़ी ना कहा था, मैंने सोचने के लिए कहा था।
चलिए इसको भी कल डिस्कस कर लेंगे। सोचिए, ढूंढना नहीं आएगा, मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो गूगल पे सर्च मत मारिए कि बैठ के ढूंढ रहे हैं कि बुक को रेफर करें कि कहीं से मिल जाए। ठीक है, वो आपको बताना है, सोच कर बताना है, तभी तो पढ़ा है, नहीं तो फिर पढ़ने से फायदा क्या। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स पे मास रखे हुए हैं एम एम एम, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको ए दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ओरिजिन दिया हुआ है कि जो एम ये वाला मास है ये ओरिजिन पे है। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं या तो जो कॉन्सेप्ट बताया किसी से भी, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ये हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? a/2 निकाल सकते हैं ना, ये एंगल कितना होगा 60। ये मान लीजिए h, ये कितना होगा a/2। तो sin 60 इज इक्वल टू h अपॉन a/2। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू a/2, √3a/4। ये आएगा ना? हाँ सही लिखा। आप लोगों को अगर जल्दी मेरा sin 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब कोई हाँ हाँ करते जा रहा है। 3 into x की तरफ 6 होगा और हाइपोटेन्यूज y की तरफ। सही है ना? अब खुद देख लीजिएगा, मैं गलत पढ़ा भी दूं तो उसको भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। सर वो बहुत फ्लो में था। देखो फ्लो में तो गलत होता है। चलिए, तो h हमें पता चल गया, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है a,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h हमें पता चल गया ना, y कोऑर्डिनेट पता चल गया, y कोऑर्डिनेट कितना है √3a/2 और x कोऑर्डिनेट कितना है a/2। क्लियर है? मेरे को हर एक मास का x और y कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो एक्सियम कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। उसी तरीके से वाइसियम कितना हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। x1 x2 x3 पता है और y1 y2 y3 पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, सैटरडे को हम लोग सेंटर ऑफ मास का ऐसे क्वेश्चन को बाइंड अप कर दूंगा, थोड़े से 1-2 और न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उसके बाद कैविटी प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रियली चांसेस है, लेकिन कैविटी वाले चांसेस है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आते हैं क्वेश्चन। कैविटी प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि स्फीयर है, उसमें छोटा सा स्फीयर हमने गायब कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। उस पर हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो बोलते हैं कि इस कैविटी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, सेंटर के लॉन्ग। याद है कुछ? यस सर। तो उसको नेक्स्ट क्लास में, कल डाउट सेशन है, प्लीज अपने डाउट इकट्ठे कर लीजिएगा।
इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि पूरा मॉड्यूल ही स्कैन करके रख लिया, ठीक है। इकट्ठे का मतलब है कि आपने किया और कम से कम 8-10 क्वेश्चन हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि डाउट सेशन रख रहा हूँ तो 5-6 बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं, 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 10 क्वेश्चन तुम पूछना, सब मिला के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा मॉड्यूल डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं इवनिंग तक आप लोगों को टाइम बता दूंगा, ठीक है। यस सर, चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.